अर्थ है जहाँ हम रहते हैं। मार्स तो हमने सुना, उसके आगे भी गए हैं। इलॉन मस्क कह रहे हैं कि वहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दो। और एक सवाल, सन भी घूम रहे हैं, लाइट ईयर का मतलब जो है वो सन को स्टडी करने के लिए गया है। किसी दिन सन भी बुझ जाए। क्या है? वर्म होल, ब्लैक होल, डार्क मैटर, मल्टीवर्स। वर्म होल इज उसमें भी एक प्रवीण है, उसमें भी एक राजेश है। करेक्ट। जैसे एक स्पाइडरमैन हर जगह था। क्या है ब्लैक होल? मैं ये दूसरा पूछना चाहूंगा कि ये सारे प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं एक एक्सिस पे, लेकिन कोई कोलाइड क्यों नहीं हो रहा है सन के अंदर? और एक सवाल, सन भी घूम रहे हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। कोलाइड क्यों नहीं कर रहा? उसका सबसे प्राइमरी रीजन ये है कि जब ये बिग बैंग हुआ था तब जो जिस डायरेक्शन में जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स छूट गए थे उनका स्पेसिंग कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा था, तो वो एक दूसरे से इतने दूर हैं बेसिकली, और सन के हिसाब से वो एकदम एप्ट पोजीशन पे है कि वो या ज्यादा पास भी नहीं जा सकते और ज्यादा दूर भी नहीं जा सकते। और एक चीज जो आप कह रहे हैं कि सन भी क्या घूम रहा है, क्या बेशक घूम रहा है। सन इज बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे, द गैलेक्सी। तो सन ही अपना पोजीशन है तो होल्ड कैसे करता बेसिकली? तो इसके साथ मैं इस सवाल पे आता हूँ कि अगर सन घूम रहा है गैलेक्सी के सेंटर की तरफ, हमारे प्लैनेट्स भी सन के साथ घूम रहे हैं, तो वो कैसे पकड़ के पूरा घूम रहे हैं और कैसे वो सब हो रहा है? इसमें ना ये काफी एक्चुअली हैरान होने वाली बात भी है, एंड साथ साथ एक अचंभे वाली चीज में ये है कि सन क्योंकि मास में इतना ज्यादा बड़ा है, पहला तो कि वो उसी की ग्रेविटी से हम अपनी जगह पे टिके नहीं हुए हैं, बल्कि वो जहां जहां जाता है अपने को खींच भी सकता है। उसका ग्रेविटी इतना स्ट्रांग है हमारे ऊपर। सो अगर आप इमेजिन करें, हम तो घूम ही रहे हैं सन के आसपास, हमारे खुद के इंडिविजुअल रोटेशंस भी हो रहे हैं, एंड सन टुगेदर विद अस इज ऑल्सो ट्रेवलिंग एट एन इनॉर्मस स्पीड इनसाइड, मतलब इनसाइड द होल गैलेक्सी। एंड इफ यू कैन इमेजिन, अपना गैलेक्सी भी मूव कर रहा है ओवरऑल। इट इज नॉट दैट कि अपना गैलेक्सी भी कांस्टेंट एक जगह पे ही है। सो बेसिकली एक दूसरे से वो अपनी अपनी ग्रेविटी की वजह से अटैच्ड है, अदरवाइज ये कभी भी अलग हो सकते थे। यानी कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ अपने लोकेशन पे एक जगह, जब अर्थ इस लोकेशन पे है, जिंदगी में वापस स्पेस में उस लोकेशन में कभी नहीं कभी भी नहीं, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं। इनफैक्ट अगर मैं आपको टाइमलाइन बताऊं, जैसे अपना एक साल इज 365 डेज हमने उसको कैलकुलेट किया है, वैसे ही there is also something called as galactic year. Galactic year is when जब सन अपना एक राउंड पूरा कर लेता है गैलेक्सी के अराउंड, so that is almost 250 million years, जब वो वापिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन, मतलब नॉट द एग्जैक्टली ओरिजिनल पोजीशन, बट वापिस वो एक राउंड पूरा करके अपनी जगह पे आ जाएगा। so 250 million years is also so big कि अभी तक हम लोग ने, इंसानों ने तो वो टाइमलाइन देखा ही नहीं। बराबर है। तो फिर इंसान कोई एस्ट्रॉइड हमको टकराएगा नहीं, ये कैसे मेक श्योर करता है? क्योंकि आप तो आपके लोकेशन बार बार बदल रहे हो, तो दूसरा स्पेस या दूसरी गैलेक्सी को जाके नहीं टकराएंगे कभी? ऐसा होने के चांस है, जैसे मैंने बताया कि 1 in a million भी नहीं, 1 in so many millions का चांस भी नहीं है ये, क्योंकि जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड, एस्ट्रॉइड या कॉमेट्स जो भी चीजें हैं वो अल्टीमेटली सॉलिड आइटम्स है, एंड इफ दे आर सॉलिड दे हैव मास, और मास है तो ग्रेविटी से अट्रैक्ट होना उनका एकदम ही सही चीज है टू डू। तो ये किसी चीज को छोड़ ही नहीं सकता, जब तक वो किसको कोई खींच नहीं रहा है वो कॉमेट ट्रैवल ही नहीं कर सकता। सो एवरीथिंग इज, जो सेंटर ऑफ हमारा गैलेक्सी है उस हर चीज को पकड़ के रखा है उसने। सो कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता है, तो कोई दूसरी गैलेक्सी भी ऐसा ही है, उसने हर चीज को पकड़ रखा है। तो गैलेक्सी से गैलेक्सी टकराना तो वैसे ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि उससे पहले हमारा सन ही बुझ जाएगा, मतलब इतना बड़ा टाइम, डिस्टेंस बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। क्योंकि हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट भी जाने के लिए 6 महीना ले रहे हैं, और कईयों में तो साल लग रहे हैं। तो गैलेक्सी टू गैलेक्सी तो बहुत सालों का डिस्टेंस। इफ यू कैन इमेजिन द डिस्टेंस, सो अपना जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसका डायमीटर इज अराउंड
1 lakh light years, around let's say 9 lakh crore kilometers, ऐसा कुछ उसका स्केल है. सो ये जो पूरा गैलेक्सी है फिर वो दूसरे गैलेक्सी से बहुत बिलियन 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 किलोमीटर्स दूर है. लाइट ईयर का मतलब क्या, आपने अभी लाइट ईयर शब्द यूज किया? लाइट ईयर इज बेसिकली एक लाइट पार्टिकल को हम एक साल में जितना वो ट्रैवल कर सकता है. सो यू नो द लाइट का स्पीड इज द फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड दैट वी नो. सो वो एक साल में जितना ट्रैवल करता है उसको एक लाइट ईयर कहते हैं. इट इज फास्टर देन साउंड दे से ना. यस, इनफैक्ट एनीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स. साउंड तो वैसे काफी स्लो हो गया. साउंड तो हम भी उसको पकड़ सकते हैं अगर हम तेज भागे तो, मतलब किसी तरह से. जैसे हमारे पास कोई बुलेट है वो साउंड से तेज भाग सकती है. बट द स्पीड ऑफ लाइट इज सो मच के सन और हमारे बीच इतना डिस्टेंस होने के बाद भी इट टेक्स around 8.5 minutes to reach from sun to us. Okay. So that is the speed basically. Okay. अभी आपने मास की बात कही थी कि मैटर होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होता है तो मास होता है. तो सन में मास नहीं है, मैंने तो सुना है वो हीलियम और हाइड्रोजन है. तो वो सन हमें अट्रैक्ट कैसे कर रहा है जबकि मास नहीं? ये वैसे जो ऊपर वाला जो लेयर होता है सन का, उसमें ये मैक्सिमम चीजें होती है. बट अल्टीमेटली इट हैज मास. अदरवाइज बिना मास के ग्रेविटी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकता. सो इफ इट इज अट्रैक्टिंग अस तो उसमें मास 100% है. सिर्फ ऊपर का लेयर इतना बड़ा है उसका कि वो रीजनरेट अपने आप को करते रहता है. तो सन के अंदर में वो जो आग आ रही है उसका सोर्स क्या है? जो लाइट और जो हीट का सोर्स क्या है सन? आपने ही उसका आधा सवाल का जवाब दे दिया था कि हाइड्रोजन और हीलियम इतने मात्रा में होके उसको कोई चीज कम करने वाला नहीं है. सो वो आपस में ही टकरा के और वो एक दूसरे के सेल्स रीजनरेट करते रहते हैं और वो वापस बनते ही रहते हैं. बट ये नहीं है कि वो कभी भी कम नहीं होंगे. ऐसा मानना है लोगों का कि आफ्टर मेनी बिलियन ईयर्स उसका जो एनर्जी है वो भी कम हो जाएगा और वो भी ड्वार्फ स्टार के जैसा बन जाएगा. यानी कि उसकी भी रोशनी बहुत कम हो जाएगी. एंड एज यू सेड, लेकिन नासा ने भी एक चीज अभी इनिशिएटिव लिया है. एक वहां पे हमने प्रोब लॉन्च किया है, आई थिंक विच इज कॉल्ड पार्कर, जो कि अभी मर्क्यूरी के पास घूम रहा है एंड और भी पास जाने की कोशिश करेंगे. तो वो जो है वो सन को स्टडी करने के लिए गया है कि बेसिकली जो आपका सवाल है उस चीज का ही जवाब हमें कैसे मिल सकता है. ओके. तो आप ये कहना चाहते हैं कि किसी दिन सन भी बुझ जाएगा? यस, करेक्ट. ओके. और वो बहुत दूर हो, होप सो. यस, बहुत दूर है और रात में हो तो और अच्छा. ओके. जब ये इस सब में हमने 2-3 और चीजें कंसेप्ट सुनी है यूनिवर्स में, सच एज ब्लैक होल और डार्क मैटर. तो ये दोनों क्या चीज है? एक ही चीज है कि कुछ अलग है? क्या है ये ब्लैक होल? बेसिकली दोनों ही चीजें अलग हैं. सबसे पहले डार्क मैटर की बात करते हैं. डार्क मैटर, उसको नाम ही डार्क मैटर हमने इसलिए दिया है कि वी कैन नॉट सी इट बेसिकली. एंड फिजिक्स इज समथिंग विच सेज कि दैट यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट एक्सपेरिमेंट ऑन दैट. उसके ऊपर आप रिसर्च नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते. बट दे बिलीव दैट देयर इज समथिंग which we basically cannot see, but it exists. So it is in another dimension altogether, which we are not aware of. Correct. It can be. और या फिर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं कि उसको देख सकती है. कुछ चीजें जो हमें पता है कि हम देख नहीं सकते, बट देयर आर टेक्नोलॉजीज जैसे इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्सरेज है, वो हम किसी और टेक्नोलॉजी से देख सकते हैं. बट वी कैन नॉट सी दैट डार्क मैटर. या तो हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है या फिर जो आप कह रहे हैं वो किसी और ही डायमेंशन में. अब आता हूँ ब्लैक होल पे. ब्लैक होल इज बेसिकली डिफरेंट बिकॉज उसका मास इतना ज्यादा है कंपेयर्ड टू एवरी अदर थिंग इन दिस यूनिवर्स कि द लाइट इन इटसेल्फ वो उसको क्रॉस नहीं कर सकती, जबकि वो फास्टेस्ट चीज हम जानते हैं. सो लाइट भी उससे उसके जो रोटेशनल स्पीड और उसके ग्रेविटी से टकरा के बाउंस हो जाती है और हमें देखने नहीं देती कि अंदर क्या है. सो यू मीन टू से इट्स एन प्लेस इन यूनिवर्स जिसमें ग्रेविटी बहुत ज्यादा है. यस, दैट इज ब्लैक होल. करेक्ट. व्हाट इज वर्म होल? वर्म होल इज आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जो हम चाहते हैं हो, बट वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं उसका 0% प्रूफ है हमारे पास. वर्म होल इज बेसिकली अ शॉर्टकट. जैसे आपको कहीं जाना है तो आप उस जगह का शॉर्टकट ढूंढ लेते हो कि इस रास्ते से जाएंगे तो हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे. तो हमारे पास आइडियली कोई ऐसा तरीका नहीं है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना हम सीखें,
जैसे यहाँ से हमें अगर वो वाली गैलेक्सी में जाना है तो हमें सीधा यहाँ से जाना होगा, उस वाली गैलेक्सी को टच करना होगा, बट दैट डिस्टेंस इज ह्यूज एज वी डिस्कस। तो हमने बहुत सारे लोगों ने ये आइडिएशन किया है कि द स्पेस इन इटसेल्फ वो सीधा नहीं है, वो ऐसे इस तरह से व्रैप्ड है। यानी कि अगर आप स्पेस को एज अ प्लेन देखिए तो प्लेन ऐसा होके एंड ऐसा होके राउंड होके ऐसा जाता है, मतलब आप पेपर को समझ लीजिए ऐसा बेंड कर देते हैं। एंड वर्म होल इज बेसिकली अ शॉर्टकट बिटवीन दीज टू प्लेन्स। तो समझ लीजिए अगर वर्म होल एग्जिस्ट करता होगा तो इट वुड एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू प्लेन्स एज अ होल। सो इसलिए उसको वर्म होल बोलते हैं, बट उसका होने का कोई भी ये नहीं, ये हमने सोचा है कि ऐसा होगा तो बहुत बढ़िया होगा। तो क्या हमारे गैलेक्सी में ब्लैक होल है या हमारा सेंटर ही ब्लैक होल है गैलेक्सी का? आपने काफी सही जगह पे पॉइंट रखा है। बल्कि अगर आपको याद है 2019 में हमने एक ब्लैक होल का इमेज कैप्चर किया था। वो बेसिकली वो हमारा ही ब्लैक होल है जो हमारे गैलेक्सी के सेंटर में है एंड विच इज एवरीथिंग होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर हमारे सोलर सिस्टम के साथ। सो यस, अवर गैलेक्सी इज ऑल्सो होल्डेड एंड उसको एक साथ रखने का जिम्मेदारी एक ब्लैक होल को ही दिया है हमने। तो उसका नाम भी रखा है इनफैक्ट हमने, सैजिटेरियस ए स्टार, ऐसा कुछ नाम है उसका। ओके, नेक्स्ट आई वुड कम टू क्वेश्चन कि आजकल जो मार्वल मूवीज हैं ये मल्टीवर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो व्हाट इज मल्टीवर्स और वो एग्जिस्ट हो सकता है ये या फ्रिक्शन है? फिक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं एंड ट्रू होने के चांस भी बहुत ज्यादा हैं। सो आई से 50-50% चांसेस, बट प्रेडिक्ट करना हमारे हाथ में है। बट लेट्स से व्हाट बेस्ट प्रिडिक्शन वी हैव इन द करंट सिनेरियो। बहुत लोगों का, साइंटिस्ट का मानना यह है कि मल्टीवर्स डू एग्जिस्ट। ऑब्वियसली वी कैन नॉट सी इट फ्रॉम हियर, इतने छोटे स्केल पे हम देख नहीं सकते उससे, बट क्योंकि दे डोंट हैव एनी आंसर टू द वेरी बिग क्वेश्चन कि यूनिवर्स का एंड क्या है। सो दे हैव कम अप विद अ कॉन्सेप्ट कि यूनिवर्स का देयर इज सम एंड टू आवर यूनिवर्स एंड इट इज लाइक अ बबल, एंड वो बबल हमारा यूनिवर्स है, इसके बाजू में एक और बबल है जो कि और एक और यूनिवर्स है, और ऐसे बिलियंस ऑफ बबल्स है जो कि यूनिवर्स मल्टी वर्स को जन्म देता है। एंड जो मार्वल मूवीज की आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, दे से कि ऑल दीज बबल्स एग्जिस्ट इन अ सिमिलर टाइमलाइन ऑल्सो, यानी कि दूसरे ही बबल में ऐसा ही पूरा सिस्टम है, उसके अंदर भी एक अपना ही जैसा गैलेक्सी है, अपने ही जैसे सोलर सिस्टम है और अर्थ है, उसमें भी एक प्रवीण है, उसमें भी एक राजेश है, करेक्ट, जैसे एक स्पाइडरमैन हर जगह था, करेक्ट। सो बेसिकली दे मींस इट इज डुप्लीकेटेड यूनिवर्स, उसको उन्होंने मल्टीवर्स बोला है, बट उसके चांस इज नेग्लिजिबल। अच्छा कंसेप्ट है ये। जो हमारा सोलर सिस्टम है और हमारा अर्थ है, इसके स्पीड के ऊपर आप कुछ बताना चाहेंगे? किस स्पीड में घूम रहे हैं और हम उस स्पीड में जाते हुए हमें फील क्यों नहीं होता, ये टेबल क्यों नहीं हिल रही है? ये मैंने भी बचपन में इसमें बहुत सारे थॉट्स दिए थे, बट व्हेन आई एक्चुअली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट तो ये काफी क्लियर हो गया। सी, पहले तो स्पीड के ऊपर बात करता हूँ, तो वो इनॉर्मस जो कैपेसिटी ऑफ है हमारा, वो समझ में आ जाए। सो बेसिकली हम एक तो रोटेट कर रहे हैं अराउंड आवर ओन एक्सिस, which is let's say around 1700 किलोमीटर पर आवर, kmph में बात करते हैं, तो इतने स्पीड से हम घूम रहे हैं अपने ही एक्सिस पे, 1700 kmph, ठीक है। एंड देन वी आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, जो कि विच इज अराउंड 1 लाख किलोमीटर पर आवर पे घूम रहे हैं। सो दो स्पीड्स हमें यहाँ पता चल गई। आवर सोलर सिस्टम इन इटसेल्फ इज मूविंग अक्रॉस द आवर गैलेक्सी विच इज अराउंड 9 लाख किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से हम अपने इसमें घूम रहे हैं। एंड देन द गैलेक्सी इज ऑल्सो मूविंग एट सर्टेन स्पीड विच इज अराउंड 28 लाख किलोमीटर पर आवर। इफ यू कैन इमेजिन द स्पीड ऑफ अर्थ इन दिस सिनेरियो, तो आप इमेजिन करेंगे कि हो सकता है फिर हमें एग्जिस्ट ही नहीं होना चाहिए कि इतने स्पीड से हम ट्रैवल कर रहे हैं। यस, एग्जैक्टली। सो इसका सबसे इजी रीजन है, एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ। समझ लीजिए आप एक कार के अंदर हैं, आपने खिड़कियां खोल रखी है एंड स्पीड ब्रेकर्स हैं, ट्रैफिक है, आप चल रहे हैं। सो यू टुगेदर विथ अदर पैसेंजर्स आर अवेयर कि आप कितना स्पीड से चल रहे हैं, आप कब झटके से रुक रहे हैं या कब आप स्पीड पकड़ रहे हैं और झटके से पीछे हो रहे हैं। सो मोमेंटम यू कंप्लीटली गेट इट। अब आप समझ लीजिए खिड़की बंद कर देते हैं एंड प्लेन रोड पे चल रहे हैं एंड
फिर आपको वो जो मोमेंटम है आगे पीछे होने का, झटका लगने का, वो काफी कम हो गया. बट स्टिल यू आर अवेयर दैट आप अच्छे खासे स्पीड पे चल रहे हैं बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू द रोड. करेक्ट. उसका फ्रिक्शन से आपको समझ में आता है कि बहुत ज्यादा स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं. बट यू लूज द सेंस व्हेन द रोड इज सो स्मूथ कि वो फ्रिक्शन भी आपको नहीं समझ में आए. सो इस एग्जांपल से हम थोड़ा सा एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं प्लेन का. आप एक प्लेन में अगर सारे बंद कर दो तो आप गेस नहीं कर पाओगे कि प्लेन एक्चुअली चल भी रही है कि नहीं. और इनफैक्ट आपको उसके अंदर भले दौड़ो या आप उसके अंदर भले एक ग्लास ऑफ वाटर रख दो तो भी वो स्पिल ऑफ होने के चांसेस नहीं है. दिस इज बेसिकली बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड टू द outside atmosphere. That is theory of relativity again, Einstein. Yes, relativity theory is something more related to time, and but this is more related to the physics which Newton said. Okay. जो न्यूटन क्या कह रहा था, if any object is in motion, if it is not stopped by any other force, तब तक वो motion में रहता ही है. Correct. In that particular phase, we lose the sense of speed. Correct. और हमें वो महसूस होना बंद हो जाता है. Correct. But the whole point is वैसे तो कोई ऐसा चीज नहीं है जो हमें स्पेस से अलग कर रहा है अपार्ट फ्रॉम आवर ओन एटमॉस्फेयर. सो अपना जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो इतना थिक है, वो ही उस आउटर स्पेस का, चाहे उसे आप डार्क मैटर बोल दीजिए या डार्क एनर्जी बोल दीजिए, या जो स्पीड है जिससे वो ट्रैवल कर रहा है, उससे हमको बचाए रख रही है और हमें वो पता ही नहीं चलता. एंड वो स्पीड भी इसलिए महसूस नहीं हो रही बिकॉज इट इज मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड. उसमें कोई भी फेरबदल नहीं है. अगर मैं प्लेन को बीच में झटके से उसका अगर मैं जेट्स के बंद कर दूं तो यू विल फील अ जर्क. करेक्ट. बिकॉज यू हैव चेंज द स्पीड. करेक्ट. इफ यू डोंट चेंज द स्पीड एट ऑल तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा आप इतने ज्यादा स्पीड में ट्रैवल भी कर रहे हैं. करेक्ट. करेक्ट. ओके प्रवीण, इससे सिर्फ एक मैं बचपन में इमेजिन ऐसे करता था, अगर अर्थ 1700 किलोमीटर पर आवर टिल्टेड मोशन में रिवॉल्व कर रहा है तो अगर किसी तरीके से मैं यहाँ पे जंप करता हूँ और अर्थ रिवॉल्व करता है तो मैं अमेरिका या मद्रास या मदुरई क्यों नहीं पहुंच जाता हूँ? मैं अर्थ के साथ क्यों नीचे उतरता हूँ उसी जगह? क्योंकि पर आवर अगर वो उस स्पीड से जा रहा है तो कुछ सेकेंड्स में कुछ किलोमीटर तो जाना चाहिए. तो मैंने जंप किया तो अर्थ घूम जाए, मैं नीचे पहुंच जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है इन एन आइडियल केस, जब आप इतना इफेक्टिव जंप करें कि वापस वो पृथ्वी पे आने के वक्त आपको काफी अच्छा समय लगे. सो बेसिकली अगर 1700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो घूम रहा है तो बेसिकली आप भी उसी मोमेंटम में चल रहे हो उसके साथ. तो अगर आप चलती हुई गाड़ी में से छलांग मार देते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप में अल्टीमेटली मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है थोड़ा बहुत, कि आप ऐसे सीधा नहीं जंप मार सकते, डायरेक्टली उसी जगह पे नहीं मार सकते. आप भी थोड़ा सा आगे होके जंप मारोगे जिस मोमेंटम में गाड़ी थी. तो अल्टीमेटली वो जो मोमेंटम में आप बोल रहे हैं, आप जंप सिर्फ इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं कर रहे ओवरऑल टू द स्केल ऑफ अर्थ और उसका ग्रेविटी का पावर के, कि वो इतना कम मार्जिन है. हो सकता है पृथ्वी हिल भी रही हो एट वेरी स्मॉल स्केल, बट आपको वो पता नहीं चल सकता. मतलब आप एटमॉस्फेयर को भी लेके पृथ्वी जा रही है अपने ऊपर. यस, करेक्ट. एवरीथिंग इज मूविंग अक्रॉस टुगेदर, तभी तो आप खड़े रह पा रहे हैं इन अ टिल्टेड स्केल. इसलिए तो बिल्डिंग जब टेढ़ी हो रही है तो भी पृथ्वी पे खड़ी है. यस, करेक्ट. और पानी गिरता क्यों नहीं है फिर? सरफेस तो गोल है, तो पानी क्यों नहीं ऐसा स्पिल ऑफ होता है? दैट इज ऑल्सो अगेन, पहला तो ड्यू टू एटमॉस्फेयर इटसेल्फ, क्योंकि वो कोई भी चीज अपने आप की, तो ग्रेविटी उस पानी को नीचे खींच रखा है एंड वो किसी और को जाने सेंटर की तरफ खींचा. यस, सेंटर की तरफ. एवरीथिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड वो स्पिल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम रोटेट भी कर रहे हैं एक तरह से. तो आप कभी भी कोई चीज नोटिस करें, आप बहुत तेज किसी चीज को घुमाएं, सो या तो चीजें अंदर की तरफ जाती है या तो चीज बाहर की तरफ आती है. बट अपना जो पावर ऑफ रोटेशन है वो इतना तेज नहीं है जितना कि तेज ग्रेविटी है अपना अर्थ का. सो वो बाहर की तरफ नहीं जाके अंदर की तरफ गिरता रहता है हमेशा पानी. तो आज हमारा डिस्कशन प्रवीण जी आपके साथ बहुत अच्छा हुआ, सोलर सिस्टम और पूरे फिजिक्स और उसके मैकेनिक्स कैसे काम करता है सोलर सिस्टम ये जानने में. इसका डिजाइन में आप उपयोग या इस जानकारी को डिजाइन में आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? सोलर सिस्टम को या सन को आप डिजाइन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल पूछा. इनफैक्ट इसका डिजाइन, आप एक आर्किटेक्ट हैं, मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ बाय प्रोफेशन. सो ये दोनों ही फील्ड्स में इनका दोनों का एक बहुत अच्छा रोल है इनफैक्ट, और बहुत बड़ा रोल भी है. पहला तो रोल ग्रेविटी का ले लेते हैं. सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद ग्रेविटी ओनली. करेक्ट. आप अपना कैलकुलेशन जो भी करते हैं बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, इट स्टार्ट्स विद द होल नेचर ऑफ ग्रेविटी ओनली. तभी वो बिल्डिंग आप खड़ी कैसे रहेगी वो आप इमेजिन कर पाते हैं. सेकेंडली, हमारे केस में इफ वी डोंट नो द ग्रेविटी, वी विल नॉट नो
कि वो ऑब्जेक्ट वहां पे टिका रहेगा कि नहीं टिका रहेगा। Correct. क्योंकि हर एक चीज का एक वजन कैपेसिटी है। Yes. और फेलियर पॉइंट का इंटीरियर में भी और आर्किटेक्चर में भी वेट, मतलब जैसे कि हमारे हिंजेस उतना वजन ले पाएंगे कि नहीं, तो वजन तो आखिर ग्रेविटी पे ही जाता है। यस, अदरवाइज वो हवा में अगर जारी होती तो वेट कैपेसिटी के हिसाब से कोई भी चीज बनाई नहीं जाती। जैसे हिंजेस एंड चैनल्स का अपना एक वेट कैरिंग कैपेसिटी होता है, दैट लीड्स टू अल्टीमेटली ग्रेविटी ओनली। करेक्ट। और वो अर्थ पे अलग होगी, किसी और प्लेनेट पे अलग ही होगी। यस, द सेम हिंजेस विल बी टू पावरफुल ऑन मार्स रेदर देन अर्थ, तो वहां पे ज्यादा दिखेंगे। हाँ, तो इस सब का ग्रेविटी और सन से ऐसे ताल्लुक है। हम आर्किटेक्ट्स तो सोलर पाथ, जब हम इंडिविजुअल बंगलो डिजाइन करते हैं, Yes. तो कैसे सन राइज होके हमारे पूर्वजों ने भी ये देखा था, इसलिए तो वास्तुशास्त्र बनाया सोलर पाथ देखते हुए ही, Exactly. सन का ओवरऑल पाथ टुवर्ड्स अर्थ। यस यस, सो कहते ये हैं कि हमारा जो अर्थ का एक्सिस थोड़ा टिल्टेड है, वो एकदम सीधा स्पेस के अंदर नहीं है, वो थोड़ा टिल्टेड है। करेक्ट। सो ये टिल्ट होने की वजह से ही वो वास्तु के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करने लग गया। सो साउथ की तरफ सन ज्यादा टिल्टेड होता है हमेशा, अपने केस में, अपने रिलेशन के केस में। करेक्ट। सो साउथ वाला एरिया हमेशा ज्यादा गर्म होता है किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी बड़े मॉन्यूमेंट का। सो उस हिसाब से हम लोग उसको प्लान करते हैं कि ज्यादा हीट वाला एरिया ये साइड रहे, और ज्यादा बालकनीज वाले एरिया शायद इस तरफ है तो ज्यादा कूल रहेगा। करेक्ट। थैंक यू प्रवीण फॉर सच ए गुड इंसाइट अबाउट सोलर सिस्टम एंड ओवरऑल यूनिवर्स। तो मित्रों, हमने देखा कि सोलर सिस्टम का महत्व क्या है डिजाइन की तरफ, क्योंकि जिस जगह हम एग्जिस्ट करते हैं, पृथ्वी या अर्थ, प्लैनेट मदर अर्थ हम जो बोलते हैं, उसकी जो बेसिक फिजिकल फीचर्स है, जैसे ग्रेविटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सूरज से जितनी दूरी है और सूरज का जो इफेक्ट होता है अर्थ पे, वो सारी जानकारी हमारे ओवरऑल डिजाइनिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करता है और वहां से हमारी सोच कैसी आती है। क्योंकि अर्थ के अंदर जो मटेरियल मिलते हैं उसी से हम कुछ डिजाइन कर पाते हैं, तो इसीलिए ओवरऑल सोलर सिस्टम को जानना बहुत जरूरी था, और इसमें प्रवीण जी ने हमारे बहुत मदद की है। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू।